We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. वेलकम फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज की एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इन एंड्रॉयड। शुरू किया था हमने सिंपल रिसोर्स टाइप से और फिर आगे हमने देखा कौन कौन से रिसोर्सेज मतलब कि हम बना सकते हैं, अवेलेबल है। ओके, तो ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं मतलब कि कौन कौन से पॉसिबल रिसोर्स है एंड्रॉयड में जो हम बना सकते हैं, उसके बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। ऑलमोस्ट सभी टाइप के डेटा के लिए हम रिसोर्स बना सकते हैं। ओके, और वापस याद करवा दूं आपको कि जो रिसोर्स बनाते हैं हम वो XML में डिफाइन करते हैं और उसको दूसरी किसी जगह पे XML फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोग्रामेटिकली जावा में भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था ड्रॉएबल रिसोर्स, उसके बाद लेआउट रिसोर्सेज। Layout resources enable us to separate the presentation layer from the business logic. Layouts are designed in XML. Layout resources मतलब कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो कोई चीज़ ऐसी होगी मतलब कि स्क्रीन जो स्क्रीन पे आए और क्लाइंट को दिखे। तो जब हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो उसमें कोई लेआउट होता है कि जो स्क्रीन पे आता है और मतलब कि आप उसको स्क्रीन ही कह सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड की परिभाषा में हम उसको लेआउट कहते हैं। उस लेआउट में अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ होंगे और व्यूज़ मतलब कि बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट, स्पिनर एट्सेट्रा, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, मेनू। इन व्यू के साथ क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने पे हम उसको कुछ रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो ये है लेआउट फाइल कि जो क्लाइंट को दिखती है, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन का जो पार्ट क्लाइंट को दिखने वाला है, जो आउटपुट हम क्लाइंट को पेश करना चाहते हैं, वो हम ऐसे लेआउट बनाएंगे। ओके, तो ये जो लेआउट है वो XML में बनता है और उसको भी हम एज ए रिसोर्स स्टोर कर सकते हैं। RES फोल्डर में लेआउट नाम का फोल्डर ही होता है जिसमें हम लेआउट रिसोर्स को स्टोर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि लेआउट जो फाइल है हमारी उसमें केवल प्रेजेंटेशन लॉजिक ही रहेगा। ओके, मतलब कि क्लाइंट को क्या बताना है वही लॉजिक रहेगा इस फाइल में, लेआउट फाइल में। और कंट्रोलिंग का लॉजिक जो बिजनेस लॉजिक जिसे हम कहते हैं वो कहाँ पे आ जाएगा, वो जावा के कोड में आएगा और प्रेजेंटेशन का लॉजिक किस में आ जाएगा, XML में। इस तरह से हम दोनों चीज़ को डिफरेंट कर सकते हैं। Each layout definition is stored in a separate file, each containing a single layout in the RES layout folder. The file name becomes the resource identifier. Okay, तो हर स्क्रीन के लिए, हर स्क्रीन को, हर लेआउट को हम एक अलग फाइल में बनाकर सेव करेंगे और उसे हम क्या कहेंगे, लेआउट कहेंगे, जो हमने XML में कोड किया होगा। और ऐसे सभी लेआउट्स को हम RES में रिसोर्स फोल्डर में लेआउट सब फोल्डर के अंदर स्टोर करेंगे और जो फाइल का नाम होगा, फाइल का नाम वो क्या बनेगा, वो हमारा रिसोर्स का आइडेंटिफायर बनेगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, देखो ये एक XML फाइल है। ओके, जो लेआउट है, शुरू में इसमें XML का वर्जन डिफाइन किया है, उसके बाद लेआउट मैनेजर डिफाइन किया है, वहाँ पे वर्जन दिया है, फिर उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर हमने व्यू डिफाइन किया है। तो ये एक लेआउट रिसोर्स बनता है। इस तरह से हम XML फाइल डिफाइन करते हैं और सपोज कि उसका नाम है helloworld.xml। इसको हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, RES में। इसको हम स्टोर करेंगे RES में। देखिए यहाँ पे RES में लेआउट नाम का फोल्डर होता है। ये सभी अलग अलग लेआउट्स है। जैसे कि इसको हम देखें तो ये एक लेआउट है जिसमें कंस्ट्रेंट लेआउट सेट किया हुआ है
और टेक्स्ट व्यू एक व्यू रखा है, ठीक है। फिर ये अलग गाइडलाइन एट्सेट्रा सब कुछ है। देखिए ये दूसरा लेआउट जिसमें लीनियर लेआउट रखा है। अब ये जो लेआउट है उसका फाइल का नाम क्या है, activity_main12.xml, ये XML का कोड है। फिर उसी तरह से ये देखिए activity17.xml, activity16.xml, ओके। अब ये जो फाइल है उसका नाम क्या है, activity_main16.xml। अब इसको हम रिफ़र करना चाहते हैं, रेफरेंस करना चाहते हैं, तो अपने जावा के कोड में से सपोज इस तरह से कर सकते हैं। देखो r.layout.activity_main, मतलब कि फाइल का जो नेम है वो उसका आइडेंटिफायर बनेगा, ओके। एनिमेशन रिसोर्सेज, एनिमेशन मतलब कि जब किसी इमेज को आप मोशन में डिस्प्ले करते हो तो वो एक एनिमेशन है, या फिर बहुत सारे स्टैंडर्ड ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी अवेलेबल है, जैसे कि स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्टिंग, ट्रांसलेशन, अल्फा, ये सभी अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस है। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, उसको भी अगर ड्यूरेशन देते हो, पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब कि स्केलिंग देते हो, फॉर एग्जांपल स्केलिंग 1 से 2 करना है, मतलब कि साइज़ ऑब्जेक्ट की डबल करनी है, और ये डबल करने के लिए आप उसको ड्यूरेशन देते हो 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड के समय में जब ऑब्जेक्ट की साइज़ डबल होगी तो देखने वाले को क्या लगेगा कि वो एनिमेशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट में हम उसको डिस्प्ले करें, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, स्केलिंग हो, रोटेशन हो, तो देखने वाले को क्या महसूस होगा कि वो एनिमेशन देख रहा है। तो एनिमेशन के भी अलग अलग प्रकार हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वो ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब कि स्टैंडर्ड ग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशंस है। उसके अलावा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है, जिसमें हमें जो एनिमेशन क्रिएट करना है उस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर हम एनिमेट करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बहुत सारे अलग अलग इमेजेस हम इकट्ठा करेंगे, और वो अलग अलग इमेजेस इस तरह से होंगे कि हर इमेज अपनी अगली इमेज से थोड़ा ही चेंज होगा, ओके। फिर इतने सारे अलग अलग इमेजेस को इकट्ठा करने के बाद सबको सीक्वेंस में एकदम स्पीड में डिस्प्ले किया जाएगा, तो देखने वाले को ऐसा आभास होगा कि वो एक मूवमेंट देख रहा है, एक एनिमेशन देख रहा है। उसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहते हैं, कि जो स्टैंडर्ड टेलीविज़न में और कार्टून में यूज़ होता है। कार्टून्स जब हम देखते हैं टीवी में, तो उसमें क्या होता है, कार्टून एक्चुअल में तो होता नहीं है, लेकिन उसके जो इमेजेस होते हैं वो एक के बाद एक हमें डिस्प्ले किया जाता है, और ये सभी इमेजेस एकदम स्पीड में डिस्प्ले किए जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम एनिमेशन देख रहे हैं। एक्चुअली हम जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ की छवि हमारे दिमाग में सेकंड के 12वें भाग तक रहती है। हमने जिस चीज़ को देख लिया उसकी आकृति, उसकी छवि हमारे दिमाग में सेकंड के 12वें भाग तक रहती है। तो जब हमें एकदम स्पीड में 12वें भाग से भी कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड में एक से ज़्यादा इमेजेस फटाफट दिखाई जाए, तो जब हम एक इमेज को देखते हैं उसकी आकृति, उसकी इम्प्रेशन हमारे दिमाग में होगी, उसी दौरान दूसरी इमेज डिस्प्ले करते हैं, उसी दौरान तीसरी इमेज डिस्प्ले करते हैं। तो ये सभी इमेजेस का इम्प्रेशन हमारे दिमाग में कंबाइन हो जाएगा, और हमें वो क्या लगेगा, हम जैसे कि हम एनिमेशन देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, ऐसा लगेगा। शायद आपने बचपन में ऐसी एक किताब देखी होगी जिसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं, हर पन्ने में एक इमेज कॉमन होती है लेकिन थोड़ा ही डिफरेंट होता है। तो जब उन सभी पन्नों को हम एक साथ सफल करते हैं तो हमें वो एक एनिमेशन जैसा लगता है, ओके। तो टेलीविज़न भी आज हम जो देखते हैं, तो टेलीविज़न में जो हम चैनल में वीडियो देखते हैं, मतलब कि सीरियल या मूवी वगैरह देखते हैं, तो सैटेलाइट से जब रिले होके आता है तो वो सैटेलाइट से फ्रेम्स आती है। हमारा सेटअप, हमारा टेलीविज़न सेट जो है वो क्या करता है, इन सभी फ्रेम्स को एकदम स्पीड में हमें डिस्प्ले करता है। एक सेकंड में तकरीबन 40 जितनी फ्रेम्स, मतलब कि 40 जितनी इमेजेस फटाफट हमारे सामने मूव होती है। तो मतलब कि एक के बाद एक हमें दिखाई जाती है, तो हमें वो एक हम पिक्चर देख रहे हैं, मतलब कि हम वीडियो देख रहे हैं, ऐसा आभास होता है। लेकिन वो होता क्या है, वो सब इमेजेस होती हैं, ओके। ये तो हम डिटेल में जब एनिमेशन को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। बट एनिमेशन के लिए भी
आप अगर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बना रहे हो एंड्रॉयड में, या फिर आपको अपनी एप्लीकेशन में एनिमेशन क्रिएट करना है, एंड्रॉयड प्रोवाइड द फैसिलिटी. एंड्रॉयड सपोर्ट्स 4 टाइप ऑफ एनिमेशंस: ट्विन एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, प्रॉपर्टी एनिमेशन, लेआउट एनिमेशन. ओके, ये अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो. तो एनिमेशन को भी हम रिसोर्स बना के सेव कर सकते हैं. जैसे कि सपोज मैंने एक एनिमेशन डिफाइन किया, रोटेशन. अब वो एनिमेशन मैं अगर प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करता हूँ जावा के कोड में, अब सपोज कि वो एनिमेशन ऐसा है कि जिसमें मैं एक इमेज है मेरे पास, ओके, एवेंजर्स के एक कैरेक्टर की मेरे पास इमेज है जो मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले की है. अब मैं उसको 0 से 360 डिग्री रोटेट करवाता हूँ, तो क्या होगा कि वो जब आउटपुट आएगा, एप्लीकेशन रन होगी, तो वो जो एवेंजर्स का पिक्चर है वो 360 डिग्री रोटेट होगा. अब सपोज़ कि मुझे दूसरे स्क्रीन में मेरे पास स्पाइडरमैन है, किसी और स्क्रीन में मेरे पास छोटा भीम है, उसको भी मुझे 0 से 360 डिग्री रोटेट करना है. तो हर एक जगह पे मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा. इसके बजाय हम रोटेशन को, कि जो एक एनिमेशन है, उसको एक रिसोर्स बना के सेव कर ले. मतलब कि हम डिफाइन कर ले कि भाई 0 से 360 डिग्री रोटेट होना चाहिए 2 सेकंड में, ऐसा हम डिफाइन कर लेंगे. किसके ऊपर ये रोटेशन अप्लाई करना है वो हम डिफाइन नहीं करेंगे. हम XML में क्या डिफाइन करेंगे कि भाई रोटेशन इस तरह से बिहेव होना चाहिए. अब जब भी हमें उसे अप्लाई करना है प्रोग्रामेटिकली, तो हम अपना जो भी फाइल है वहाँ पे सपोज स्पाइडरमैन पे अप्लाई करना है तो उस पर अप्लाई करेंगे, रिसोर्स से उसको एक्सेस करके. रोटेशन एनिमेशन को रिसोर्स से हम एक्सेस करेंगे और अप्लाई करेंगे स्पाइडरमैन पे, एवेंजर पे, छोटे भीम पे, कृष्णा पे, किसी पे भी. तो कहने का मतलब रोटेशन को एक बार डिफाइन किया हमने एज ए XML रिसोर्स, और फिर प्रोग्रामेटिकली जब चाहे कि कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर उसको रिसोर्स नहीं बनाएंगे तो हर जगह पे उसको डिफाइन करना पड़ेगा. तो यही तो एडवांटेज है कि जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, बाय एक्सटर्नलाइजिंग रिसोर्सेज, मतलब कि प्रोग्राम के बाहर डिफाइन करने से ये एडवांटेज मिलता है कि वो सेंट्रली हो जाता है और कहीं भी उसको विद इन एप्लीकेशन हम एक्सेस कर सकते हैं. यूजिंग एनिमेशन रिसोर्सेज इनेबल अस टू रीयूज द सेम सीक्वेंस इन मल्टीपल प्लेसेस and provide us with the opportunity to present different animations based on device hardware or orientation. Android supports 3 type of animations: property animation, view animation, frame animation. मैंने आपको बताया कि चौथा भी है जो layout animation है. देखो, ये प्रॉपर्टी एनिमेशन को डिफाइन किया एज एन XML रिसोर्स, ये उसका नोड है ऑब्जेक्ट एनिमेटर. फिर ये व्यू एनिमेशन है, मतलब कि ट्विन्ड एनिमेशन. सेट टैग के अंदर रोटेट, स्केल, अल्फा मतलब कि ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल. ये व्यू एनिमेशन डिफाइन किया है किसी एक फाइल के अंदर. ओके, एनिमेशन भी अलग अलग, ये ट्विन एनिमेशन के अलग अलग प्रकार है: अल्फा, स्केल, ट्रांसलेट, रोटेट. ये उसके एट्रीब्यूट्स है जो हम सेव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि अल्फ़ा का फ्रॉम अल्फ़ा टू अल्फ़ा, स्केल का फ्रॉम x स्केल फ्रॉम y स्केल टू x स्केल टू y स्केल, पायोट x पायोट y, ट्रांसलेट के फ्रॉम x टू x फ्रॉम y टू y, रोटेट के फ्रॉम डिग्री टू डिग्री, पायोट x पायोट y. इसके अलावा सब में ड्यूरेशन भी हम मेंशन कर सकते हैं. ये सभी एट्रीब्यूट्स आपके लिए अभी नए हैं, लेकिन जब आप एनिमेशन का यूज़ करोगे तो ये सबसे आप परिचित हो जाओगे. जैसे कि ये फ्रॉम अल्फ़ा टू अल्फ़ा मतलब कि कौन सी वैल्यू से क्या करना है. अल्फ़ा की वैल्यू जब 0 होती है तो ऑब्जेक्ट दृश्यमान नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है. अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है तो वो ओपेक हो जाता है. अब सपोज़ कि आपको ऐसा एनिमेशन करना है कि ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, उसमें से गायब हो जाए. दिख रहा है मतलब कि ओपेक है, और गायब मतलब कि 0 हो जाना चाहिए. तो फ्रॉम वैल्यू आपको 1 देनी है और टू वैल्यू 0, इस तरह से. एडिशनली जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि ये एनिमेशन कितने समय में परफॉर्म होना चाहिए. स्टार्ट ऑफसेट मतलब कि स्टार्ट होने से पहले कितना समय वो डिले करना चाहिए. फिल बिफोर ट्रू मतलब कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने से पहले फिल होना चाहिए. फिल आफ्टर ट्रू मतलब कि एनिमेशन होने के बाद अंत में जो मुकाम पे ऑब्जेक्ट पहुंचता है, जिस परिस्थिति में, वहाँ पे वो फिल हो जाना चाहिए या वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाना चाहिए. इंटरपोलेटर भी एक एट्रीब्यूट है. अलग अलग बहुत सारे इंटरपोलेटर्स अवेलेबल है एंड्रॉयड में, कि जो एनिमेशन जब चालू होता है, एग्जीक्यूशन में होता है, तो उसका
बिहेवियर कंट्रोल करता है ये इंटरपोलेटर। जैसे कि स्पीड, पूरे एनिमेशन के दौरान ऑब्जेक्ट की स्पीड समान रहनी चाहिए, या स्टार्टिंग धीमे से हो फिर आगे जाके स्पीड बढ़ जाए, ये इंटरपोलेटर के द्वारा हम ये सब मेंशन कर सकते हैं। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में हम क्या करेंगे कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें एनिमेट करना है उसकी बहुत सारी इमेजेस हम क्रिएट करेंगे। हर इमेज पिछली इमेज के मुकाबले थोड़ी चेंज वाली होगी। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ ड्रॉएबल्स ईच ऑफ विच इज डिस्प्लेड फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन। हर ये इमेज जो है चेंज वाली वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए क्लाइंट को दिखाई जाएगी। ओके, ईच फ्रेम और ड्रॉएबल स्टोर्ड इन RES ड्रॉएबल फोल्डर। ये हर एक फ्रेम को, जितनी भी फ्रेम्स है हमारे एनिमेशन में, उसको हम डिफाइन कहाँ पे करेंगे, स्टोर कहाँ पे करेंगे, RES में ड्रॉएबल के अंदर। द कोड ऑन नेक्स्ट स्लाइड डिफाइंस अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इन विच ईच फ्रेम एग्जिस्ट फॉर हाफ सेकंड ऑन द स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे हमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया है एनिमेशन लिस्ट। इस एनिमेशन लिस्ट को हमने ड्रॉएबल में डिफाइन किया है। अब जितनी भी फ्रेम्स है इसके अंदर, जितनी भी फ्रेम्स, उन फ्रेम्स के लिए हमें हर एक के लिए आइटम नोड लिखना पड़ेगा। आइटम एंड्रॉयड 1, आइटम एंड्रॉयड 2, आइटम एंड्रॉयड 3, और ड्यूरेशन 500 मतलब कि 500 मिली सेकंड। मतलब कि ये इमेज, ये फ्रेम स्क्रीन पे आधे सेकंड रहेगी, उसके बाद ये इमेज आएगी, आधे सेकंड रहेगी, उसके बाद ये इमेज आएगी और वो भी आधा सेकंड रहेगी। और सपोज़ कि इस तरह से हमने कोई एनिमेशन डिफाइन किया है, उसको प्ले करना है तो हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक इमेज व्यू चाहिए, और इमेज व्यू में सेट बैकग्राउंड रिसोर्स करेंगे हम। उसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इस फाइल का नेम r.drawable. ये जो एंड्रॉयड एनिम है वो इसका नाम है, वो हम ऐसे आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। फिर गेट बैकग्राउंड, इमेज व्यू जो है हमारा इमेज व्यू, उसके द्वारा हम गेट बैकग्राउंड को कॉल करेंगे और रिट्रीव करेंगे एनिमेशन ड्रॉएबल। फिर स्टार्ट मेथड कॉल करने पे ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा इमेज व्यू पे। मेनू रिसोर्सेज, देखो ये भी एक दिलचस्प रिसोर्स है। मेनू मतलब कि कोई ऐसी चीज़ की जो पॉपअप हो कोई एक्शन लेने पे, और उसमें बहुत सारी आइटम्स होती है जिसमें से क्लाइंट क्लिक कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, चेक अनचेक कर सकता है। तो मेनू एक ऐसी चीज़ है कि जो जिससे हम एज ए क्लाइंट, कंप्यूटर के क्लाइंट बहुत ही परिचित होते हैं। अगर हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन में ऊपर मेनू बार आता है जिसमें से हम मेनू सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से मोबाइल में भी मेनू आता है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन तो बहुत ही लिमिटेड साइज़ वाली होती है, इसलिए उसमें परमानेंटली मेनू बार नहीं होता, लेकिन कुछ एक्शन करने पे मेनू इन्फ्लेट होके आ जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉयड में भी अलग अलग प्रकार के मेनूज है। ऑप्शंस मेनू है, कंटेक्स्ट मेनू है और पॉपअप मेनू है। ओके, डिवाइस पे एक मेनू की डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करने से ऑप्शंस मेनू पॉपअप होता है। फिर किसी भी व्यू पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कंटेक्स्ट मेनू पॉपअप होता है। फिर किसी भी बटन पे क्लिक करते हैं या फिर कोई ऐसी एक्शन लेते हैं तो पॉपअप मेनू को हम पॉपअप शो कर सकते हैं। मतलब कि ये सभी अलग अलग प्रकार के मेनूज़ है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं आएंगे, हमें उसको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो सपोज़ के मेनू को भी आप दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हो, एज ए रिसोर्स उसको डिफ़ाइन कर सकते हो या प्रोग्रामेटिकली भी डिफ़ाइन कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रोग्रामेटिकली आप डिफ़ाइन करोगे मेनू को तो वो आपकी एप्लीकेशन के, आपकी एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा जावा के कोड में। फिर अगर इसी तरह का मेनू आप दूसरी एक्टिविटी में यूज़ करना चाहते हो, तीसरी एक्टिविटी में यूज़ करना चाहते हो, तो हर एक्टिविटी में आपको उस मेनू को डिफ़ाइन करना होगा। इसके बजाय अगर आपको एक ही प्रकार का मेनू अलग अलग जगहों पे यूज़ करना है तो उस मेनू को XML रिसोर्स बना के डिफ़ाइन कर लो। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि वो एक बार डिफ़ाइन करने से मेनू हम चाहे उस एक्टिविटी में उसको एसोसिएट कर सकते हैं। केवल एक ही बार डिफ़ाइन करना है, फिर अलग अलग जगह पे उसको हम शो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेनू भी एक रिसोर्स है जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब RES फोल्डर में मेनू नाम का एक सब फोल्डर होता है।
वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। यहाँ पे RES में राइट क्लिक करके न्यू में जाके एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, फिर यहाँ पे रिसोर्स टाइप आपको सिलेक्ट करना है मेनू, तब जाके यहाँ पे मेनू फोल्डर बनेगा। फिर मेनू फोल्डर के अंदर जब भी आपको नया मेनू रिसोर्स बनाना है, राइट क्लिक करके न्यू मेनू रिसोर्स फाइल, इस तरह से। To use menus, creating them as resources rather than constructing them in code provides flexibility to use the same menu in different screens of our application, which provides consistency and give user a smooth experience. इससे अगर एक ही तरह का मेनू, एक ही डिज़ाइन वाला मेनू हमारी एक्टिविटी में हम ज़रूरत पड़ने पर डिफाइन करें, डिस्प्ले करें, तो क्लाइंट को एक स्मूथ एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी मिलेगी हमारी थ्रू आउट द एप्लीकेशन। To use the menu defined as resources in XML, we can use the inflate method of menu inflator. अब देखो, आपको जो आपने मेनू डिफाइन किया है XML में, ऐसे मेनू को आपको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करना मतलब कि इन्फ्लेट करना, उसे इन्फ्लेट करना कहते हैं। तो जब आपने XML में मेनू डिफाइन किया है और उसको कोड के द्वारा आपको इन्फ्लेट करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट की। कौन से ऑब्जेक्ट की? मेनू इन्फ्लेटर, और उसकी एक मेथड है इन्फ्लेट मेथड। कौन सी मेथड? इन्फ्लेट नाम की मेथड है, जिसके द्वारा हम मेनू को इन्फ्लेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेनू इन्फ्लेटर का ऑब्जेक्ट बनाया गेट मेनू इन्फ्लेटर मेथड के द्वारा, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लेट करवाया r.menu अरिथमेटिक। ऐसा मेनू अरिथमेटिक नाम का एक मेनू यहाँ पे है, उसको यहाँ से पॉपअप शो करवाया, इन्फ्लेट करवाया। तो इस तरह से हम मेनू को शो करवा सकते हैं। r.menu अरिथमेटिक। तो मेनू को रिसोर्स की तरह डिफाइन करने से एडवांटेज मिलता है कि वो एक ही मेनू को हम अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। अब मेनू रिसोर्स होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपका मेनू है उसमें शुरू में XML का वर्जन ये तो हर एक रिसोर्स में होने वाला है। फिर मेनू को डिफाइन करने के लिए मेनू टैग है। कौन सा टैग है? मेनू। और जितनी मेनू आइटम्स है उनके लिए आइटम नोड, और उसमें टाइटल और ID आपको सेट करना है। ID से आप उसकी इवेंट को हैंडल करने में आपको सुविधा मिलेगी। और टाइटल मतलब कि वो वहाँ पे दिखेगा क्या, मेनू आइटम जब डिस्प्ले होगी तो वहाँ पे दिखेगा क्या। ठीक है, इस तरह से। यूजिंग रिसोर्सेस, अब देखो रिसोर्स को यूज़ करना, ये अलग अलग प्रकार के रिसोर्स हमने डिस्कस किए। ठीक है, मेनू देखा, एनिमेशन देखा, ड्राइबल देखा, लेआउट देखा, स्ट्रिंग देखा, एरे देखा, प्लूरल देखा। ओके, अब इन रिसोर्सेस को डिफाइन कर लिया सपोज कि आपने XML में, उसको यूज़ कैसे करें ये बात भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, रिसोर्स को यूज़ करना मतलब कि आपने उसको डिफाइन करके रख दिया। पर्पस क्या है? उसको यूज़ करना। यूज़ कैसे करोगे? तो यूज़ करने की नौबत दो जगह पे आ सकती है। एक तो जावा के कोड में, जावा के कोड से हम चाहेंगे रिसोर्स को एक्सेस करना, और दूसरा XML की किसी और फाइल में अपने रिसोर्स को यूज़ करना चाहेंगे। इसके अलावा एक और बात भी आपसे कह दूँ कि ये जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया रिसोर्सेज का, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज है कि जो हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। उसके अलावा एंड्रॉयड में बहुत सारे रिसोर्सेज बिल्ट इन आते हैं, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, वी हैव जस्ट डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ऑल्सो वी हैव डिस्कस हाउ टू डिफाइन देम। In addition to this, there are many resources which are supplied by Android platform, जैसा कि मैंने आपसे कहा, and we can use it in our application. We can also reference these resources from our resources.
अपने एक रिसोर्स में हम दूसरे रिसोर्स का रेफरेंस ले सकते हैं। सी, अब बात करते हैं पहले कि प्रोग्रामेटिकली अपने जावा के कोड में रिसोर्स को कैसे हम एक्सेस करें, यूज़ करें। देयर इज़ वन फाइल नेम्ड आर जनरेटेड, जो हमने इसके पहले के वीडियो में बात की थी। व्हेन आवर प्रोजेक्ट इज कंपाइल्ड, दिस आर फाइल विच इज़ अ जावा फाइल कंटेन्स आवर क्लास नेम्ड आर। इस आर डॉट जावा फाइल में क्या होता है, एक जावा का क्लास होता है जिसका नाम क्या होता है, आर। द आर क्लास कंटेन्स स्टैटिक सब क्लासेस फॉर ईच ऑफ द रिसोर्स टाइप। अब जितने भी रिसोर्सेज आपकी एप्लीकेशन में है, उन सभी रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे एक स्टैटिक क्लास होता है आर क्लास के अंदर, स्टैटिक टॉप लेवल नेस्टेड क्लास। ईच सब क्लास ऑफ आर एक्सपोजेस इट्स एसोसिएटेड रिसोर्सेज एज वेरिएबल्स। अब ये हर एक सब क्लास में, मतलब कि सब क्लास तो नहीं कह सकते, नेस्टेड क्लास कहेंगे हम। इन हर एक नेस्टेड क्लास में जितने भी रिसोर्स है उस पर्टिकुलर टाइप के, उसके लिए एक इंटीजर स्टैटिक कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल, अ स्ट्रिंग रिसोर्स नेम एप नेम इज आइडेंटिफाइड एज r.string.appname। तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं हम r के द्वारा, r.resource_type.resource_name। जैसे कि स्ट्रिंग रिसोर्स है तो r.string आएगा, डॉट उस रिसोर्स का नेम। द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल इज एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट ईच रिसोर्स लोकेशन। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था आर फाइल, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी रिसोर्स है हमारे, उसका रेफरेंस स्टोर किया गया होता है, ऑटो जनरेट। और वो रेफरेंस किस टाइप का होता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू की, जो हमारे पास एज ए इंटीजर कांस्टेंट स्टोर हुआ होता है हमारी एप्लीकेशन में। टू एक्सेस एनी रिसोर्स इन आवर कोड we need an instance of resource which we can access as। आपको अगर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है तो आपके पास रिसोर्स का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो रिसोर्स का ऑब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो गेट रिसोर्सेज मेथड के द्वारा। आपको नया क्रिएट नहीं करना है रिसोर्स का ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन में ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसको आपको एक्सेस करना है। किस तरह से, गेट रिसोर्सेज। The resource class include getter methods for each of the available resource types and need to pass the ID of the resource। ये resource class में बहुत सारी ऐसी getter methods अवेलेबल है जिसके द्वारा आप पर्टिकुलर टाइप का रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो उसके ID के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी एक्टिविटी है। सपोज़ कि यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग रिसोर्स एक्सेस करना चाहता हूँ। ओके, एक स्ट्रिंग रिसोर्स यहाँ पे मैं पहले बना लेता हूँ। ये strings.xml फाइल है, इसमें यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू माई स्ट्रिंग। ओके, और उसकी वैल्यू मैं देता हूँ ऑल इज़ वेल। ओके, अब इस ऑल इज़ वेल को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। ओके, कि ऑल इज़ वेल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का रिसोर्स है ना, स्ट्रिंग टाइप का, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग r डॉट स्ट्रिंग डॉट माई स्ट्रिंग। ओके, उसी तरह से सपोज मेरे पास ये लेआउट है 17। ओके, इस लेआउट को यहाँ पे एक्सेस कैसे किया, r.layout.activity_main 17। उसी तरह से मेरे पास सपोज कलर रिसोर्स है, ये कलर पर्पल, इसको मुझे एक्सेस करना है सपोज कलर पर्पल को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कलर जो है वो इंटीजर टाइप का होता है, कलर इज इक्वल टू गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर। यहाँ पे कलर डॉट r डॉट कलर पर्पल, इस तरह से। तो हम इस तरह से प्रोग्रामेटिकली रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये प्रोग्रामेटिकली है।
अब सपोज़ कि आपको रिसोर्स को एक्सेस करना है XML में, तो देखो ये XML की फाइल है कि जो मेरा लेआउट है, इसको मैं सपोज़ कि लीनियर लेआउट देता हूँ, ठीक है, ये मेरा लीनियर लेआउट है। अब इसके अंदर सपोज़ मैं एक टेक्स्ट व्यू रखता हूँ, या फिर चलो इस लेआउट को ही मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड, और वो कौन सा देना है, पर्पल कलर जो मैंने डिफाइन किया है। तो देखो इस तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में मैंने रिसोर्स का रेफरेंस दिया। ये जो लिखा है मैंने वो XML के द्वारा, XML के कोड में मैंने किसी और रिसोर्स का रेफरेंस दिया, तो ये खुद एक रिसोर्स है। ये फाइल जो हम बना रहे हैं अभी वो एक लेआउट रिसोर्स है, और इस एक रिसोर्स में मैंने दूसरे रिसोर्स की जो कलर टाइप का है उसका रेफरेंस दिया। किस तरह से, @resource type / रिसोर्स का नाम। तो इस तरह से भी हम रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। देखो ये बैकग्राउंड में पर्पल कलर आ गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेफरेंसिंग रिसोर्स विद इन रिसोर्स। We can also use resource references as attribute value in other XML file. To use one resource from another, we can use @notation, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये इस तरह से हम एक रिसोर्स में से दूसरे रिसोर्स को रिफ़र कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी किया है। यूजिंग सिस्टम रिसोर्सेज, तो मैंने आपको बताया था कि भाई बहुत सारे रिसोर्सेज एंड्रॉयड में बिल्ट इन आते हैं। उनको अगर आपको यूज़ करना है तो तरीका तो सेम रहेगा, लेकिन वो एंड्रॉयड के बिल्ट इन रिसोर्स है। ओके, तो उसको यूज़ करने का जो लिखना पड़ता है हमें, वो नाम हमें पता होना चाहिए, और कैसे लिखे उसका फुल नेम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क मेक्स मेनी नेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल सच एज स्ट्रिंग्स, इमेजेस, एनिमेशन, स्टाइल्स, लेआउट्स। ये ऐसे अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर के लिए रिसोर्स है, स्ट्रिंग है, एनिमेशंस है, लेआउट्स है। द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स इज सेम एज वी यूज आवर ओन रिसोर्सेज, एक्सेप्ट दैट द क्लास इज android.r इंस्टेड ऑफ r। हम जब अपना रिसोर्स बनाया हुआ यूज़ करते तो हम r. लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना होगा, android.r. देखो यहाँ पे कोड में हमने क्या लिखा था, r.color.purple, इसके बजाय क्या लिखेंगे, android.r. ये सभी अब एंड्रॉयड के रिसोर्स आ गए। सपोज कि मुझे एंड्रॉयड का कलर चाहिए ऑरेंज लाइट, ये एंड्रॉयड का रिसोर्स है। पहले जो ये हमने एक्सेस किया ये मैंने बनाया हुआ है, मैंने बनाया था पहले, और ये एंड्रॉयड का बिल्ट इन ऑरेंज लाइट कलर का रिसोर्स है, ठीक है। अब इसी रिसोर्स को हम XML में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से @android:color। पहले हमने डायरेक्टली क्या लिखा था, @color, उसकी जगह पे android:color। देखिए ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे देखो ये android:, referring to styles in current theme. Android provides a way to enable us to use styles from the currently applied theme. Just we need to use $android: rather than @android:। अब करंटली जो थीम अप्लाई हुई है करंटली एक्टिविटी में, स्क्रीन में, उसमें जो स्टाइल है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए देखिए $android: text color। तो करंटली जो थीम अप्लाई हुई है उसमें जो टेक्स्ट कलर है वो हम इसको दे रहे हैं। क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट हार्डवेयर एंड लैंग्वेजेस, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव रिसोर्सेज।
अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम अलग अलग रिसोर्स बना के डिफाइन कर सकते हैं, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। एज ए डेवलपर हमें ये बहुत ही अच्छी एक चीज़ मिलती है, मैकेनिज़्म मिलता है कि हम अपने एक ही रिसोर्स के, एक ही डेटा के अलग अलग स्वरूप बना के रख दें और उसमें से जो भी बेस्ट होगा, उचित होगा, उसे एंड्रॉयड सिलेक्ट करके डिस्प्ले करेगा। इन एंड्रॉयड वी कैन क्रिएट डिफरेंट रिसोर्स वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, लोकेशंस एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस। Android chooses from among these values dynamically at runtime using its dynamic resource selection mechanism। अब ये जो हमने रिसोर्स डिफाइन करके रखे हैं उसमें से एंड्रॉयड बेस्ट रिसोर्स का सिलेक्शन करेगा अपने लॉजिक के द्वारा। वी कैन यूज अल्टरनेटिव रिसोर्स वैल्यूज यूजिंग अ पैरेलल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विद इन RES फोल्डर। हम RES फोल्डर के अंदर ही अल्टरनेटिव रिसोर्स बना के डिफाइन कर सकते हैं। देखो, जैसे कि आपको अलग अलग भाषा के लिए स्ट्रिंग्स डिफाइन करके रखनी है, तो स्ट्रिंग कहाँ पे होती है? वैल्यूज़ में। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट में RES फोल्डर के अंदर वैल्यूज़ फोल्डर, उसमें हमारा नॉर्मल string.xml जो डिफ़ॉल्ट होगा। फिर फ्रेंच की लैंग्वेज के लिए वैल्यूज़ FR, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। ओके, ये दूसरा उसका फोल्डर FRRCA strings.xml। तो अगर डिवाइस कि जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन रन हो रही है वो डिवाइस अगर फ्रांस में है और उसमें लोकेलिटी सेटिंग्स फ्रांस के है, तो जब भी कोई स्ट्रिंग रिसोर्स को डिस्प्ले करना होगा तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल में से सिलेक्ट नहीं करेगी। वो किस में से सिलेक्ट करेगी? इस फाइल में से। तो ये एज ए डेवलपर हमें तो बना के रख देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लॉजिक के अनुसार प्रॉपर सिलेक्शन करेगी। ओके, तो ये था दोस्तों रिसोर्सेज के बारे में। बहुत ही अहम भूमिका है इसकी अपनी एप्लीकेशन में, और रिसोर्स को समझना, पहचानना, यूज़ करना और यूज़ करना आपको आ जाए, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग फॉर अ डेवलपर टू इन एंड्रॉयड। ओके, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन लाइफ साइकिल।